Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer God Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 8th video. The subject is civics and the topic is government and the development. So in our previous two videos we have discussed about the public facilities and the 5-year plan. जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को कैच आउट कर सकते हैं. Okay, those who are watching my video for the first time, please make sure to subscribe my channel and like my video. So here the today's topic is, and this is the final part of this chapter. In this whole video we are going to discuss the measure for development कि हमारे देश में हमारी सरकार ने देश को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए किस तरह के स्टेप्स को लिया है. हर एक सेक्टर में उन्होंने इन्हांस करने के हर एक सेक्टर को उन्होंने क्या क्या स्टेप्स हमारे देश में लागू किए हैं. So without wasting our time, let's get started. An all-round development of the country is necessary for the country's economic development. क्या कहा जा रहा है कि एक देश को हर तरफ से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो चलिए हम देख लेते हैं कि इन आर्थिक व्यवस्था को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे देश ने हमारे लिए क्या क्या किया है. तो पहला क्या है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. क्या है सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि इंडिया को जो है, इंडिया की जो सड़क की योजनाएं, जो सड़क की जो रूट्स हैं, जो नेटवर्क है, वो क्या है, वो पूरे विश्व में सबसे लार्जेस्ट मानी जाती है, सबसे बड़ी मानी जाती हैं. देयर आर रोड्स कनेक्टिंग सिटीज विद इन स्टेट्स कॉल्ड स्टेट हाईवेज. अच्छा, कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज क्या होता है. नेशनल हाईवे जो NH शो करता है, ठीक है ना. तो जो रोड्स क्या होती हैं, शहरों को एक प्रदेश से जोड़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेट हाईवेज, ठीक है ना. और क्या है, एंड कनेक्टिंग सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री, और जो शहरों को, सारे शहरों को आपस में जोड़ती हैं पूरे देश में, उसे हम कहते हैं नेशनल हाईवेज, ठीक है ना. स्टेट हाईवेज क्या होती हैं, जो सिटीज़ को स्टेट के अंदर जोड़ती हैं, ठीक है ना. एक स्टेट के अंदर जो सिटीज़ को जोड़ती हैं उसे हम कहते हैं स्टेट हाईवे. और जो पूरे सिटीज़ को पूरे देश से जोड़ती हैं उसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे. और इस चीज़ की देखरेख कौन करता है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज NHAI. क्या है फुल फॉर्म, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस हाईवेज की, रोड्स की कौन देखता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इनके अंतर्गत इसकी मेंटेनेंस आती है. ओके, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि बहुत से ऐसे काम है जो सरकार अकेले नहीं देखती, उसके लिए वो अपने लिए कोई ना कोई एजेंट्स रखते हैं, कोई ना कोई सेक्टर्स रखते हैं जो इस पर वर्क करते हैं. ओके, क्या है, अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्वालिटी रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विलेजेस इवन इन द रिमोट एरियाज. जो हमारे विलेज मतलब गांव के एरियाज हैं, जैसे आज भी अगर हम बहुत पुराने गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है ना. तो आज क्या है, उन्हीं सड़कों पे कार्य किया जा रहा है. किसके अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम का मतलब क्या होता है, गाँव. तो गाँव में जो सड़क योजनाएं चल रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं पूरे गांव को, जो गांव से आपस में कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारी सड़कों के बारे में कि हमारे देश जो है वो रोड नेटवर्क में कैसे वर्क कर रही है. नाउ द सेकेंड पॉइंट क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन्स द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड. अभी हमने पढ़ा था सड़क, अब हम पढ़ेंगे रेलवे सिस्टम. तो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन्स द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में, अभी तो हमने पढ़ा था कि रोड का हमारा लार्जेस्ट है, अब क्या है, पूरे विश्व में हमारा जो इंडियन रेलवे है वो भी कहीं ना कहीं लार्जेस्ट नेटवर्क को संभालता है, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि इंडियन रेलवे, इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क डिवाइडेड इंटू 16 जोन्स. तो ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो कितने जोन में डिवाइडेड है. तो कितने जोन में डिवाइडेड है, 16 जोन में डिवाइडेड है. एंड कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो देश के हर एक भाग को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है. द रेलवे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ पैसेंजर्स एंड गुड्स. और रेलवे काम क्या करता है, सिर्फ और यात्रियों को ही एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरी जगह शहर नहीं पहुंचाता है, बल्कि गुड्स, जो सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो इसमें भी हमारे काफ़ी मददगार साबित होते हैं. कहीं ना कहीं जो हमारा रेलवे सिस्टम है, हमारे देश का, इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, वो एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा सिस्टम है. इसके बाद क्या आता है, हमारा एयरपोर्ट सिस्टम होता है. एयरपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम बाय एयरप्लेन क्या करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं. द गवर्नमेंट मेंटेन्स एयरपोर्ट्स इन मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री टू फैसिलिटेट एयर ट्रेवल. और हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, हवाई अड्डों को भी और हवाई जहाज़ों की भी फैसिलिटीज़ को देती है, हमारे जनता को देती है, ताकि लोग आराम से
कम टाइम में क्या कर सके, एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकें। कुछ एयरपोर्ट्स जो होते हैं आपके दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, हर जगह कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल एयरपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसे कौन संभालता है, इसकी मेंटेनेंस कौन करता है, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स। तो क्या है, हमारी सरकार जैसे होता है ना कि हम जब क्लास में रहते हैं तो हम क्लास संभालने के लिए एक मॉनिटर रख देते हैं, क्लास को शांत कराने के लिए एक बच्चे को पूरी ड्यूटी हैंड ओवर कर देते हैं कि जब क्लास में इन केस कोई टीचर एब्सेंट है या उन्हें आने में टाइम लग रहा है तो आप क्लास को मेंटेन करेंगे कि कोई भी शोर शराबा ना हो। ठीक इसी तरह हमारी सरकार भी क्या है, सारे काम को क्या करती है, डिवाइड कर देती है, जोन वाइज डिवाइड कर देती है कि एयरप्लेन को कोई और संभालेगा या एयरपोर्ट्स की अथॉरिटीज़ को दे देती है, रेलवे ट्रैक की रेलवे नेटवर्क को कोई और संभालेगा, रोड नेटवर्क को कोई और संभालेगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा जो वर्क है वो बल्कि ना हो और सिस्टमैटिक तरीके से डेवलपमेंट हो सके। ओके इसके बाद क्या है, द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, ये क्या होते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी फैसिलिटीज़ कौन इस्तेमाल कर रहा है, नॉर्मल सिटीजन तो हो रहे हैं ना। पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या आ रही है, पब्लिक फैसिलिटीज़ तो हैं, सड़क क्या है, जनता इस्तेमाल करती है, रेलवे कौन इस्तेमाल करता है, जनता करती है, एयर फैसिलिटीज़ कौन यूज़ करता है, पब्लिक यूज़ करती है। तो दैट्स वाई दे आर, दिस टॉपिक इज टोटली कवर्ड द पब्लिक फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटीज़ हम देखते हैं। ओके तो NTPC और NHPC क्या होते हैं, NHPC में ये हो जाता है कि हमारा हो जाता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन क्या होता है, जिसमें हम वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बिकॉज वाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिक का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पानी से जो विद्युत को जनरेट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और थर्मल पावर कॉर्पोरेशन तो आपको पता ही है। Okay, these are the two main organizations responsible for the generation and transmission of power in the country. ये दो ऑर्गेनाइजेशन, एक NTPC और एक NHPC, ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे देश में पूरी क्या करती हैं, पावर सप्लाई करती हैं, ठीक है ना, ट्रांसमिशन करती है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स। ये चारों तरफ फैले हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल नॉट ओनली इन आवर होम्स बट फॉर द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। इन मेनी बिग सिटीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैज बीन असाइंड टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। और एक चीज़ और बताया जा रहा है कि कई जगहों पे तो ये अभी भी सरकारी फैसिलिटीज़ के तहत आता है, पर कई कई बड़े बड़े शहरों में हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया गया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया गया है ताकि वो इस काम को और अच्छे से कर सके। द राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वॉज लॉन्च इन 2005। तो क्या होता है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युतीकरण मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना, और ग्रामीण मतलब ग्राम होता है, मतलब गांव होता है। तो इनका मेन काम क्या है कि ऐसे बहुत से गांव थे जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है। तो इस योजना के तहत क्या होता है, सारे के सारे जो रूरल एरियाज़ है, जो गांव वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे बिजली पहुंचाई जा रही है। ये जो योजना है वो ये 2005 में लागू की गई थी, लॉन्च की गई थी। ओके इसके बाद हमारी सरकार एजुकेशन फील्ड में भी वर्क करती है। तो एजुकेशन ऑफ द मास इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशन। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड प्रोग्राम सच एज सर्व शिक्षा अभियान। तो हमारी सरकार क्या करती है, कई तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है, जिसमें कहीं ना कहीं सर्व शिक्षा अभियान इस्तेमाल किया और मिड डे मील स्कीम का इस्तेमाल किया। तो सर्व शिक्षा अभियान ये क्या है कि जो बच्चे 6 साल से लेके तकरीबन 14 साल तक के होते हैं, उन्हें ये कह दिया गया है कि उन्हें शिक्षा लेने का पूर्ण अधिकार है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। तो उसके अंदर आता है सर्व शिक्षा अभियान आता है। मिड डे मील क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में तो नहीं, बट हाँ जो सरकारी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे बच्चों को दिन का खाना दिया जाता है, कि मतलब जो बच्चे फाइनेंशियल तौर पे फिट नहीं हैं, पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई को, उनको पढ़ाई के संग संग यूनिफॉर्म प्लस उन्हें दिन का खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ताकि इससे एजुकेशन का अधिकार सबको मिल सके। तो हमने ऑलरेडी इसको फंडामेंटल राइट में पढ़ा है। ओके द नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अडॉप्टेड सर्टेन हाउसिंग स्कीम्स। और क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का घर हो, तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास अपना खुद का घर हो। सरकार ने इससे भी रिलेटेड कई तरह के आवास योजना चला, आवास मतलब घर। तो द इंदिरा आवास योजना, डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग स्कीम आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द हाउसिंग डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज। तो गांव वाले ग्रामीण एरियाओं के लिए क्या किया गया है, इलाकों के लिए क्या किया गया, सरकार ने इंदिरा आवास योजना और डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग स्कीम चलाई है, जिसके तहत लोगों को घर बना के सरकार देती है। द जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन वॉज adopted in 2005 to improve the infrastructure in the cities। और जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के दौरान जो 2005 में लॉन्च की गई थी, इसके तहत क्या है, जो शहर में जो शहरीकरण होता है, मतलब और भी ज़्यादा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके जो चीज़ें बनी हो उसको और भी ज़्यादा इन्हांस कर, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये योजना लागू की गई।
ओके इसके बाद क्या है, कई तरह के पब्लिक की हेल्थ को लेके भी कई तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। अ हेल्थी पॉपुलेशन विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ अ नेशन, कि एक जब जनता जो है जब वो हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, तो ही वो देश के ग्रोथ में योगदान दे पाएगी। इसके लिए भी कई तरह के प्रोग्राम हमारी सरकार यूज़ करती है। पहला प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया था, जो और भी प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम जो उन्होंने लॉन्च किया था वो था द इम्यूनाइजेशन कैंपेन, पल्स पोलियो कहा जाता है ना, पोलियो के लिए और टीबी लिए कहा जाता है कि हमारे देश को टीबी मुक्त कह दिया गया है। आपने कई बार इस तरह के ऐड भी देखे होंगे। तो क्या था कि पहले लोगों में विकलांगता की बहुत सारे केसेस हमारे देश में देखने को मिल रहे थे। इसके तहत हमारी सरकार ने क्या किया, पल्स पोलियो का एक प्रोग्राम लॉन्च किया 1990 में। किस लिए किया था, टू इरेडिकेट पोलियो बाय वैक्सीनेटिंग ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स अगेंस्ट पोलियो वायरस। तो आप देखते होंगे कि इस तरह का ऐड आपके टीवी चैनल्स पे भी आता है, 2 बूंद जिंदगी की। उस ऐड के दौरान क्या होता है, 1990 में से लागू किया गया था, ताकि जो पोलियो की जो वैक्सीनेशन के दौरान क्या होता है, जितने भी बच्चे पोलियो से ग्रसित हैं उनको उस बीमारी को जड़ से निकाल फेंकने की बात कही गई है। और आप देखते हो कि आपके घरों में कई बार आती हैं आशा आंगनबाड़ी से जो आती महिलाएं, वो पूछती कि आपके घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है जो जिसकी उम्र 5 साल से कम हो, अगर वो उनकी उम्र 5 साल से कम होती है तो वो उससे क्या कहती है, 2 बूंद जिंदगी की, मतलब पल्स पोलियो, जो पोलियो वायरस का जो वैक्सीनेशन होता है उसकी ड्रॉप उन्हें उनके मुंह में डाल के जाती है, ताकि वो क्या कर सके, अपने बच्चों को हम पल्स पोलियो, जो पोलियो की जो बीमारी उससे मुक्त कर सकें। द नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली NPHSCE was launched in 2010 to provide health care facility for the elderly। तो ये तो अभी तक हमने बच्चों की बात की गई थी। इसी तरह जो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी केयर के लिए भी 2010 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ओके तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कभी कभी हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, वो किस चीज़ का वैक्सीनेशन होता है, अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स होते हैं, किसके तहत होते हैं, पोलियो वायरस जो हमारे बॉडी में बच्चों में न्यूबॉर्न बेबीज नॉर्मली पाए जाते हैं उनके तहत होता है। तो ये तो अभी डेवलपमेंट हमने पढ़ा था जो रूरल और अर्बन दोनों को लेके चल रहा था। अब हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ने में हमारा शहर तो योगदान कर ही रहा है, पर अगर हमारे गांव वाले एरिया भी अगर योगदान करेंगे तो हमारे वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि रूरल डेवलपमेंट क्या है। The government has launched some special schemes for the development of the rural areas। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करती है, वहाँ पे जैसे नौकरी के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जो जिनके पास काम नहीं है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मनरेगा के तहत क्या होता है, लोगों को ज़िंदगी को सुधारने के लिए उन्हें 100% क्या दी जाती है, नौकरी दी जाती है, जिसपे वो मजदूरी भी कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के दौरान अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इट एम्स एट इन्हांसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज बाय guaranteeing 100 days of wage employment in a financial year to a rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। क्या होता है, जिनको 100 दिन की मजदूरी का कार्य दिया जाता है, ये मनरेगा के अंदर आता है। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड देम जॉब, अगर सरकार उन्हें नौकरी देने में असमर्थ होती है, दे हैव टू एनीवे प्रोवाइड देयर सैलरी, उन्हें कुछ भी करके मनरेगा के तहत क्या होता है, उन्हें सैलरी पे करनी है। अगर हमारे साथ अगर वो मनरेगा के अंदर तहत रजिस्टर्ड है वो एम्प्लॉय और उन्हें काम नहीं मिला है, तो क्या होता है, हमारी सरकार उन्हें फिर भी सैलरी देती है। अंडर द स्कीम स्पेशल जॉब कार्ड्स वर इश्यू टू द मेंबर्स। इस स्कीम के दौरान, इस योजना के दौरान क्या होता है, एक तरह का स्पेशल कार्ड बनाया जाता है, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है ना एक स्पेशल कार्ड में, ठीक इनके लिए भी एक स्पेशल कार्ड बनाया जाता है मनरेगा का, और इसके तहत वो अपील कर सकते हैं सैलरी के लिए। द नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि रूरल एरियाज़ में जो पानी की जो क्वालिटी है उसको और सही की जा सके, उसे साफ और सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनके लिए प्रोवाइड किया जा सके। इसके बाद हमने पढ़ा ही था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना, ये भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस और प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी सरकार लागू करती है कि इनके लिए, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। ओके, शॉर्टेज ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो आज तो हम देखते हैं कि गांव में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज हो रहे हैं, जो अभी बहुत पिछड़े हुए गांव हैं, पर कहीं ना कहीं ये पानी की और बिजली की जो शॉर्टेज है ये हमें अब शहर की तरफ भी देखने लगा है। क्यों मिलने लगा है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो जो गाँव के लोग, जो रूरल एरिया के जो लोग हैं वो कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बन एरिया में, शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की कमी और इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति भी हमें काफ़ी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरकार आए दिन शायद जो गैप है ना, वो गैप फुलफिल नहीं हो पा रहा है। एक होती है फैसिलिटीज़ में और दूसरा होता है सिटीज़न। इस फैसिलिटी और सिटीज़न के बीच का जो गैप है, कहीं सरकार उसे फिलअप करने में भी असमर्थ हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डे बाय डे
बुरे तरीके से इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है और फैसिलिटीज़ लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। So the Constitution of India recognizes the right to water as being of a part of the right to life under Article 21। और कहीं ना कहीं हमारा संविधान इस बात को मानता है कि पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए पानी की ज़रूरत को मानते हुए उन्होंने आर्टिकल 21 को दिया है। और उसके अंदर हमें बताते दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट ही शी कैन अफोर्ड। तो इसके लिए हमारी सरकार क्या कहती है, आर्टिकल 31 लॉन्च किया, जिसमें लिखा हुआ है कि पानी का अधिकार हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसे अधिकार है कि उसको जितनी सहजता है, जितनी ज़रूरत है, उतना पानी वो अपनी डेली नीड के लिए यूज़ कर सके, उतना ही पैसा दे सके जितना वो अफोर्ड कर सकता है। However, many people in the urban area face acute water shortage, but इसके तहत दौरान भी बहुत से अर्बन एरियाज़ के ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पानी की कमी को फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। The rural areas mostly depend on नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर टू मीट द डेली नीड्स, जबकि रूरल एरिया के लोग तो जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं, जैसे बारिश पर डिपेंड होते हैं, नदी के पानी में और कुएं के पानी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। इन मेनी प्लेसेस दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। राजस्थान में ही देख लीजिए, उन्हें पानी, अपनी जो डेली नीड की जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की, उसके लिए उन्हें काफ़ी लंबी समय के लिए क्या होता है, काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है ताकि वो पानी को पा सके। इन सिटीज़ स्पेशली इन स्लम्स द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज एन एक्यूट प्रॉब्लम। स्लम एरियाज़ क्या होते हैं, जो बाहर से जो रूरल एरियाज़ के लोग आ रहे हैं, जो अच्छे घर और अच्छे एरिया को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, टीनी या झुग्गी झोपड़ी डाल के उस एरिया में रहते हैं। तो वो एरिया नॉर्मली क्या होता है, बहुत गंदा एरिया हो जाता है और फिजिकली तौर पे देखा जाता है तो वो एरिया बहुत गंदा हो जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं स्लम एरिया। और वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पीपल कैन बी सीन क्यूइंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ कम्युनिटी टैप्स। और जो वहाँ पे सरकारी नल रहता है ना, जो जगह जगह म्यूनसिपैलिटी के जो नल लगे होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, लंबी लंबी घंटों के लिए लोग लाइन बना के लगे रहते हैं कम्युनिटी में ताकि उन्हें पानी मिल सके। वैन देयर इज़ नो वाटर सप्लाई, वाटर टैंकर्स आर कॉल्ड टू प्रोवाइड वाटर। और जब वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं पहुँच पाती है तो क्या होता है, वाटर टैंकर्स को बुलाया जाता है, पानी की टंकियाँ बुलाई जाती हैं ताकि लोगों को पानी पहुँचाया जा सके। In summers, when the problem gets even more acute, shortage of water often leads to people fighting over their right to get water from a tanker or a tap. They are called water rights. तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि वाटर राइट्स क्या हैं। तो वाटर राइट्स क्या हैं, जब लोग, जैसे गर्मी का टाइम आता है तो पानी की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी में बहुत पानी की क्वालिटी भी गिर जाती है, प्लस पानी सही तरीके से मिल नहीं पाता है। तो आपने देखा होगा कई तरह की मूवीज़ में भी कि लोग लाइन बना के खड़े रहते हैं और जब उन्हें पानी नहीं मिलता है तो आपस में हाथापाई करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं वाटर राइट्स। पानी के लिए जो झगड़ा होता है उसे हम कहते हैं वाटर राइट्स। ओके। सिमिलरली देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ठीक इसी तरीके से हमारे आसपास देखने को मिलता है कि बिजली की भी बहुत कमी है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, बड़े शहर में, वेयर द डिमांड फॉर पावर इज मोर। क्यों, वहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आए दिन ये होता है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पावर सप्लाई ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। इन समर मेनी एरियाज गोज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर्स एट अ स्ट्रेच। और इससे क्या होता है, गर्मी में ऐसे बहुत टाइम होता है जब हमें बिजली की जो उपलब्धता होती है वो हमें 24 घंटे के लिए नहीं मिल पाती और कई घंटों के लिए लाइट जो होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है। पीपल आर फोर्स्ड टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ पावर। और इसके लिए लोगों को कई बार प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपने लिए पावर जनरेशन के लिए एक अलग से फैसिलिटी रखें, सच एज थ्रू जनरेटर्स एंड एन इन्वर्टर। तो आजकल आपके घर में तो आपको ईजिली अवेलेबल होगा जनरेटर बहुत पुरानी चीज़ हो गई है। इन्वर्टर आप ज़रूर देखते होंगे अपने घरों में। Not only are these are expensive means of power, they also add to the air and noise pollution. एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है, ये सिर्फ हमें पावर ही नहीं जनरेट करके देते, सिर्फ हमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं देते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये वायु प्रदूषण के लिए और ध्वनि प्रदूषण का भी कारण है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट एंड अडॉप्ट मेजर्स टू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और कहीं ना कहीं ये हम नागरिक की बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि जो सरकार हमें फैसिलिटीज़ दे रही है तो हम इसके तहत हमें क्या है, पानी को बचाना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना चाहिए। These are precious resources, and as conscious citizens of the country, we should ensure that there is more effective utilization of the available resources so that there is less waste and the gap between demand and supply gets reduced. तो अगर हम इन सारी फैसिलिटीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तभी जो मैंने आपको बात बताई है कि जो हमारी मांगे हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं और जो हमें प्रोडक्शन दिया जा रहा है, इसके बीच में जो गैप मिल रहा है उसको हम कहीं ना कहीं एक काफ़ी हद तक हम उसे कम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन और है कि प्लीज़ आप इलेक्ट्रिसिटी को और पानी को वेस्ट होने से बचाएं। इसी के संग ये वीडियो और ये चैप्टर ये कंप्लीट होता है।
Thank you for watching my video. Keep yourself free and safe. Thank you.